Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 11th May 2026. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. First topic is about National Technology Day. Important from our syllabus GS paper 3 Science and Technology point of view. देखिए हर साल आज के दिन यानी कि 11th मई को हमारे देश में नेशनल टेक्नोलॉजी डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन को कॉइन किया था हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने और ये नेशनल टेक्नोलॉजी डे इज ऑर्गेनाइज्ड इन आवर कंट्री बाय टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड विच वर्क्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साल 2026 का नेशनल टेक्नोलॉजी डे का थीम है रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। अब 11th मई का सिग्निफिकेंस क्या है वो थोड़ा समझते हैं, क्यों इस दिन को नेशनल टेक्नोलॉजी डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसी दिन को 11th मई को ही 1998 में पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट, सेकेंड पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट जिसका नाम था ऑपरेशन शक्ति, उसको सक्सेसफुली कंडक्ट किया गया और उसके बाद भारत ने अपने आप को एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट डिक्लेयर कर दिया। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की अगर हम जर्नी की बात करें भारत के अंदर, तो आज़ादी के बाद से भारत ने एक पॉलिसी अडॉप्ट की कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को हम हार्नेस करेंगे ओनली फॉर सिविलियन पर्पस, यानी कि उससे मेनली पावर जनरेट करेंगे। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से हम वेपन नहीं बनाएंगे। दैट वाज पॉलिसी ऑफ इंडिया ड्यूरिंग नेहरूवियन एरा। लेकिन जब 1962 में भारत और चाइना के बीच में वॉर हुआ, उसके बाद से भारत के अंदर डिमांड उठने लगा कि हमें न्यूक्लियर वेपन भी बनाना चाहिए इन ऑर्डर टू इंश्योर इंडिया सिक्योरिटी। इस आइडिया के वन ऑफ द अर्लीस्ट सपोर्टर थे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा साहब। उन्होंने कन्विंस करना शुरू किया डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू जी को, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को, कि न्यूक्लियर वेपन हमें बनाना चाहिए। लेकिन उस टाइम में भी भारत अपने पुरानी पॉलिसी पे, दैट इज दैट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी शुड बी यूज्ड फॉर ओनली सिविलियन पर्पस, उस पर टिका रहा। फिर 1966 में चाइना ने न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर लिया, भारत के लिए और ज़्यादा एक थ्रेट क्रिएट हुआ। फिर भारत ने भी अपना न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम शुरू किया। 1974 में इंडिया कंडक्टेड एन एक्सप्लोजन इन पोखरण, राजस्थान। उस टेस्ट का नाम रखा गया ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। बट इस एक्सप्लोजन के बाद भारत ने डिक्लेयर किया कि ये एक्सप्लोजन हमने इनरिच्ड यूरेनियम का एक्सप्लोजन नहीं किया है। मतलब वी हैव डन दिस एक्सप्लोजन विथ द इंटेंशन ऑफ हार्नेसिंग न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी फॉर पीसफुल पर्पसेस। तो वैसे हमने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया, एक तरीके से दुनिया को डेमोन्स्ट्रेट किया कि हम लोग न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कर सकते हैं, वैसी टेक्नोलॉजी हमारे पास आ गई है। बट ऑफिशियली आफ्टर पोखरण 1 दैट वाज कंडक्टेड इन 1974 अंडर रेजीम ऑफ इंदिरा गांधी, जिस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, उसके सक्सेसफुल कंडक्ट के बाद भारत ने डिक्लेयर किया कि वी आर गोइंग टू यूज दिस एक्सप्लोजन टेक्नोलॉजी फॉर पीसफुल पर्पसेस। तो मतलब ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा यानी कि पोखरण 1 के बाद भारत ने अपने आप को ऑफिशियली एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट की तरह डिक्लेयर नहीं किया। बाद में 1998 में पोखरण 2 एक्सप्लोजन्स किए गए, वहीं पोखरण राजस्थान में सेकेंड एक्सप्लोजन जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन शक्ति अंडर लीडरशिप ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी जी, और उसके बाद इंडिया ने अपने आप को डिक्लेयर किया एज अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट। तो इसी दिन को ऑपरेशन शक्ति के ही सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए 11 मई को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल टेक्नोलॉजी डे। अगर भारत के अंदर इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इन रिसेंट टाइम हम बात करें तो 1998 में पोखरण 2 दैट मार्क्ड इंडियाज स्ट्रैटेजिक सेल्फ रिलायंस, 2008 में चंद्रयान 1, 2016 में यूपीआई रिवॉल्यूशन, 2020 में वैक्सीन लीडरशिप, 2023 जो इस इमेज में नहीं है वहाँ पे आप चंद्रयान 2 का सक्सेस लिख सकते हैं। 2013 में आपको याद होगा मार्स ऑर्बिटर मिशन
भारत ने सक्सेसफुली भेजा था। तो ये सब तो कुछ की पॉइंट्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ यही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए। 2026 में नाउ इंडिया इज फोकसिंग ऑन एआई, सेमीकंडक्टर एंड ऑल। तो एआई फील्ड, एआई का हमने ग्लोबल समिट भी कराया है 2026 में। तो टेक्नोलॉजी में रिसेंट टाइम में बहुत सारे महत्वपूर्ण डेवलपमेंट्स हुए हैं। इस ट्रैजेक्टरी में इन वाटरशेड मोमेंट में दो इम्पोर्टेंट हैं। 2013 जो इसमें मिसिंग है, मार्स ऑर्बिटर मिशन, एंड 2023 चंद्रयान 2। आई एम सो सॉरी, चंद्रयान 3। चंद्रयान 2 तो 2019 में था, वो सक्सेसफुली लैंड नहीं हो पाया। चंद्रयान 3 वाज सक्सेसफुल 2023। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट काइंड एक्स प्लेटफॉर्म, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू विद रिस्पेक्ट टू डिफेंस। देखिए, रिसेंटली इंडिया एंड साउथ कोरिया ने मिल करके एक डिफेंस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है काइंड एक्स, कोरिया इंडिया डिफेंस एक्सेलरेटर। इस प्लेटफॉर्म की मदद से दोनों देशों के जो डिफेंस फील्ड के बिजनेसेस हैं, इंक्यूबेटर्स, इन्वेस्टर्स एंड डिफेंस स्टार्टअप्स एज वेल एज यूनिवर्सिटीज विल कोऑर्डिनेट, ताकि डिफेंस फील्ड में दोनों देश एक दूसरे की मदद कर पाए। साउथ कोरिया से वहां की एजेंसी डापा, डिफेंस एक्विजिशन प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेशन, और भारत से DIO, डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन, इस प्रोग्राम को लीड करेंगे। वन ऑफ द अर्लीस्ट प्रोजेक्ट अंडर काइंड एक्स प्लेटफॉर्म विल बी टू डेवलप K9 वज्र टी, अ सेल्फ प्रोपेल्ड हाउविट्जर गन फॉर इंडियन आर्मी। तो ये जो K9 हाउविट्जर गन है, इसको भारत की L&T मिल करके डेवलप कर रही है साउथ कोरिया के हनवा एरोस्पेस के साथ मिल करके। अब ये जो हाउविट्जर गन्स होते हैं, ये देखने में तो टैंक जैसे लगते हैं, लेकिन टैंक और हाउविट्जर गन्स का रोल अलग अलग होता है। टैंक का मेन काम होता है एनिमी के डिफेंस लाइन को ब्रेक कर देना, इसलिए टैंक में जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है वो होता है उसका आर्मर्ड होना। बाहर से वो बहुत स्ट्रांग होता है और वो एनिमी के डिफेंस में जाकर घुस करके उसको ब्रेक करे, ये लक्ष्य होता है टैंक का। जबकि हाउविट्जर गन्स जो है वो एनिमी के डिफेंस लाइन से थोड़ा पीछे रह करके वो फिर फायरिंग करते हैं। दे आर आर्टिलरीज बेसिकली। तो दोनों देखने में एक जैसे लगते हैं, हाउविट्जर गन्स एंड टैंक, बट दोनों का रोल थोड़ा अलग है। भारत और कोरिया, साउथ कोरिया मिल करके डेवलप कर रहे हैं K9 वज्र टी हाउविट्जर गन्स। ये जो काइंडेक्स प्लेटफॉर्म भारत और साउथ कोरिया ने मिलकर के आपस में बनाया है, इस तरीके का प्लेटफॉर्म भारत ने दूसरे देशों के साथ ऑलरेडी बनाया हुआ है। जैसे यूएस के साथ भारत ने बनाया है इंडस एक्स, इंडिया यूएस डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम। फ्रांस के साथ हमने बनाया है फ्रिंड एक्स, फ्रांस इंडिया डिफेंस स्टार्टअप एक्सेलेंस। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट अग्नि 5 with MIRV technology has been successfully tested. Important from our syllabus GS पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो करंट न्यूज ये है, जैसा कि मैंने आपको बताया, अग्नि 5 मिसाइल को सक्सेसफुली टेस्ट किया है गया है विथ multiple warheads loaded on it. The successful test has been conducted on APJ अब्दुल कलाम आइलैंड इन उड़ीसा। उड़ीसा में जो आइलैंड है, इसको पहले व्हीलर आइलैंड कहते थे। यहीं पे ज़्यादातर डिफेंस एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। बाद में इसका नाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब के रिस्पेक्ट में चेंज करके रख दिया गया है, APJ अब्दुल कलाम आइलैंड। तो फिल्म्स में आप इस क्वेश्चन के लिए भी रेडी रहिएगा कि हो सकता है प्रश्न आपसे पूछ ले कि APJ अब्दुल कलाम आइलैंड किस स्टेट ऑफ इंडिया को बिलोंग करता है। आंसर विल बी उड़ीसा। यहीं से ज़्यादातर डिफेंस एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। तो ये जो रिसेंटली हमने डिफेंस एक्सपेरिमेंट किया है, अग्नि 5 मिसाइल पे हमने MIRV टेक्नोलॉजी वाले वॉर हेड को इंस्टॉल करके और फिर उसको सक्सेसफुली टेस्ट किया है। तो देखिए क्या होता है MIRV टेक्नोलॉजी। MIRV स्टैंड्स फॉर मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। तो सबसे पहले समझिए कि री एंट्री का क्या मतलब होता है। देखिए, एक
रॉक एक इस तरीके का मिसाइल भेजा गया, वो मिसाइल चला जाता है आउटर एटमॉस्फेयर में। बैलिस्टिक मिसाइल है तो लॉन्ग रेंज उसको कवर करना है, तो वो एक्सोस्फेयर तक चला जाता है, यानी कि आउटर एटमॉस्फेयर चला गया, वापस से वो री एंट्री करता है इन द एटमॉस्फेयर। उसके अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी होती है कि जब वो एटमॉस्फेयर में एंट्री करे तब भी बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन वो बर्न ना करे, फ्रिक्शन के कारण हीट जनरेट होता है, उसके कारण भी वो बर्न ना करे। तो ऐसी टेक्नोलॉजी जिस मिसाइल के अंदर फिटेड रहती है कि वो एक्सोस्फेयर में जाने के बाद वापस लौट करके आए और अपने टारगेट को हिट करे, ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल्स को कहा जाता है कि दे आर हैविंग री एंट्री टेक्नोलॉजी। अब MIRV यानी कि मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री टेक्नोलॉजी क्या होती है समझिए। तो एक मिसाइल चला, उस मिसाइल के ऊपर इस तरीके का वॉरहेड लगाया गया है कि वो आउटर एटमॉस्फेयर यानी कि एक्सोस्फेयर में जाने के बाद उसके अंदर से 3-4 अलग अलग कंपोनेंट सेपरेट हों। एक कंपोनेंट सेपरेट होकर के आकर के इस टारगेट को हिट करे, दूसरा जाकर के दूसरे टारगेट को हिट करे, तीसरा जाकर के तीसरे टारगेट को हिट करे। तो इस तरीके के वॉर हेड्स को सपोर्ट करने वाली जो टेक्नोलॉजी होती है उसी को कहा जाता है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल। तो मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल का मतलब 3-4 अलग अलग टारगेट्स को हिट कर पाए ऐसा वॉरहेड है। में देखिए मिसाइल होता है, मिसाइल का काम होता है बॉम्ब या वॉरहेड को डिलीवर करना। वॉरहेड मतलब जो ऊपर में एक्सप्लोजन लगा रहता है या बॉम्ब लगा रहता है। अब मिसाइल के ऊपर जो वॉरहेड है उसके अंदर अगर MIRV टेक्नोलॉजी है तो इसका मतलब वो आउटर एटमॉस्फेयर में जाने के बाद दे विल सेपरेट एंड दे विल टारगेट डिफरेंट लोकेशंस। इस तरह के टेक्नोलॉजी को कहा जाता है MIRV, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। तो री एंट्री व्हीकल का मतलब एक्सोस्फेयर यानी कि आउटर एटमॉस्फेयर में जाने के बाद री एंट्री कर रहा है वो मिसाइल, और उसके पास उस मिसाइल के अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी है कि वो बर्न नहीं करेगा, साथ ही साथ वो ऐसे वॉर हेड्स को कैरी कर रहा है जो अलग अलग टारगेट्स को हिट कर सकता है। तो MIRV इनेबल सिंगल मिसाइल टू टारगेट मल्टीपल लोकेशंस 100 ऑफ किलोमीटर्स अपार्ट। ये जो टारगेट्स हैं एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पे होंगे तब भी उनको टारगेट हिट कर सकता है MIRV टेक्नोलॉजी। अग्नि 5 मिसाइल भारत के अंदर जो बैलिस्टिक मिसाइल है इसके ऊपर MIRV टेक्नोलॉजी को टेस्ट किया जा रहा है। ऐसी टेक्नोलॉजी MIRV जैसी टेक्नोलॉजी सिर्फ US, रसिया, चाइना, फ्रांस और UK के पास से है। एंड MIRV कैन बी लॉन्च्ड फ्रॉम लैंड और सी इंक्लूडिंग फ्रॉम सबमरीन्स एज वेल। तो MIRV टेक्नोलॉजी के बारे में जैसे मैंने आपको बताया, दे कैन कैरी मल्टीपल वॉरहेड्स मतलब एक्सप्लोसिव्स, दे कैन कैरी न्यूक्लियर एज वेल एज कन्वेंशनल एक्सप्लोसिव्स एज वेल। डिफरेंट टारगेट्स को हिट कर सकते हैं एट द सेम टाइम। एंड MIRV टेक्नोलॉजी विल स्ट्रेंथन इंडियाज डेटरेंस कैपेसिटी, दूसरे देशों को प्रिवेंट करेगा फ्रॉम थिंकिंग ऑफ अटैकिंग इंडिया बिकॉज ऑफ MIRV टेक्नोलॉजी। एक साथ कई सारे लोकेशंस पे हम अटैक कर सकते हैं। अब MIRV जैसा कि मैंने आपको बताया, भारत ने अग्नि 5 मिसाइल के ऊपर लोड किया ऐसे वॉरहेड्स जो MIRV टेक्नोलॉजी इनेबल्ड हैं, यानी कि वो अलग अलग सोर्सेस पे अटैक कर सकते हैं एक साथ। और इसका सक्सेसफुल टेस्ट किया है भारत ने रिसेंटली फ्रॉम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड ऑफ उड़ीसा। ये जो टेस्ट किया गया है रिसेंटली अग्नि 5 मिसाइल के ऊपर, देखिए सिंगल नॉर्मल मिसाइल कैसा रहता है, उसके अंदर नॉर्मल मिसाइल के ऊपर सिंगल वॉरहेड लगा रहता है, वो एक जगह जाकर के बस अटैक करेगा। MIRV वाले मिसाइल्स कैसे होंगे, उसके ऊपर मल्टीपल वॉरहेड्स लगे रहते हैं इस तरीके के, और वो आउटर एटमॉस्फेयर में जाएगा और वापस से इंटर करके अलग अलग टारगेट्स पे हिट करेगा। तो ये नॉर्मल मिसाइल, ये है MIRV मिसाइल। अग्नि 5 को MIRV मिसाइल में डेवलप किया गया है और उसको फिर सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है रिसेंटली। ये जो टेस्ट किया गया है दैट हैज बीन डन अंडर मिशन दिव्य अस्त्र। अब ये भी नाम आपको याद रखना है, मिशन दिव्य अस्त्र। मिशन दिव्य अस्त्र के अंतर्गत भारत अग्नि 5 को MIRV टेक्नोलॉजी वाला मिसाइल बना रहा है। मिशन दिव्य अस्त्र के अंतर्गत 2 टेस्ट हुए हैं अभी तक। एक तो जो रिसेंटली टेस्ट हुआ जिसके बारे में मैंने आपको बताया, ये टेस्ट हुआ है 8 मई को
2026 में। इसके पहले मिशन दिव्य अस्त्र के अंदर पहला टेस्ट हुआ था 2024 में 11 मार्च को। उसमें भी अग्नि 5 मिसाइल के ऊपर MIRV टेक्नोलॉजी को फिट करके हमने मल्टीपल वॉर हेड्स लगा करके उसको अलग अलग लोकेशंस पे हमने टारगेट किए थे। तो बेसिकली मैं फिर से बता दूं, समराइज करते हुए, कि भारत लेकर के आया है मिशन दिव्य अस्त्र, जिसके अंतर्गत भारत अपनी अग्नि 5 मिसाइल को MIRV टेक्नोलॉजी वाली मिसाइल में कन्वर्ट करना चाहता है। और इसके लिए भारत ने पहला टेस्ट 2024 में किया और अब रिसेंटली दूसरा टेस्ट किया गया है, जिसमें बे ऑफ बंगाल के अंदर अलग अलग लोकेशंस पहले आइडेंटिफाई किए गए और उसके बाद अग्नि 5 मिसाइल के ऊपर MIRV टेक्नोलॉजी इंस्टॉल करके अलग अलग वॉरहेड्स के साथ उन लोकेशंस पे हिट किया गया। तो दिस इज द सेकंड सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ MIRV टेक्नोलॉजी बाय इंडिया अंडर मिशन दिव्य अस्त्र। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीवियस प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज टाइम दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट पाथफाइंडर सैटेलाइट, अगेन इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, करंट न्यूज ये है कि बेंगलोर की एक इमेजिंग स्टार्टअप है, यानी कि अलग अलग कैमरा बनाती है, हाई टेक्नोलॉजी वाली कैमरा, उसका नाम है पिक्सेल। Pixel imaging startup from Bangalore has partnered with Sarvam AI company of India, AI based startup है in India, and these two will together develop a satellite जिसका नाम है Pathfinder, and Pathfinder will be India's first orbital data center. ऑर्बिटल डेटा सेंटर सैटेलाइट पाथफाइंडर बनाएंगे पिक्सल एंड सर्वम AI मिल करके। ऑर्बिटल डेटा सेंटर सैटेलाइट्स होते क्या है? These are basically satellites with very powerful computing hardwares, similar to terrestrial data centers। मतलब जैसे अर्थ पे डेटा सेंटर्स होते हैं जहां पे अलग अलग डेटा की फास्ट प्रोसेसिंग होती है इन ऑर्डर टू सपोर्ट AI सिस्टम्स। AI वर्क ऑन डेटा, जितने भी AI टूल्स हैं वो डेटा पे वर्क करते हैं। उन डेटा को प्रोवाइड करने के लिए डेटा सेंटर्स मेंटेन किए जाते हैं अर्थ के ऊपर। ऐसे ही डेटा सेंटर्स को स्पेस में मेंटेन किया जाएगा विथ हेल्प ऑफ सच सैटेलाइट्स। ऐसे सैटेलाइट्स जो डेटा को ऑब्जर्व करेंगे और फिर उनका फास्ट प्रोसेसिंग करेंगे। ऐसे सैटेलाइट्स जो स्पेस में ये एक्टिविटी करेंगे, वैसे सैटेलाइट्स को कहा जाता है ऑर्बिटल डेटा सेंटर सैटेलाइट। इंडियाज फर्स्ट ऑर्बिटल डेटा सेंटर सैटेलाइट named Pathfinder will be launched very soon in the fourth quarter of 2026। प्लानिंग है कि पिक्सल और सर्वम AI मिल करके ये पाथफाइंडर सैटेलाइट को डेवलप करेंगे और इसको लॉन्च कराएंगे। फोर्थ क्वार्टर मतलब अक्टूबर से लेकर के दिसंबर 2026 के बीच में ये पाथफाइंडर लॉन्च हो सकता है। इसका वेट लगभग 200 किलोग्राम के आसपास होगा। इस पाथफाइंडर सैटेलाइट का मकसद होगा कि ये AI मॉडल्स को रन करेगा डायरेक्टली इन स्पेस and it will collect space related data and process it there itself rather than sending the data on the earth और फिर अर्थ के ऊपर डेटा प्रोसेसिंग की जाए। इससे अच्छा वो स्पेस रिलेटेड डेटा को कैप्चर करेगा और उसको स्पेस में ही प्रोसेसिंग करेगा। इस पाथफाइंडर सैटेलाइट के अंदर डेटा सेंटर डेवलप करेगा सर्वम AI, डेटा सेंटर विथ GPU ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट को डेवलप करेगा सर्वम AI, जिसकी मदद से हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग स्पेस के अंदर ही हो पाएगा। और उसके अंदर जो कैमरा लगा हुआ है, हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग कैमरा, इट विल बी सप्लाइड बाय पिक्सेल, ये कंपनी। दिस विल बी फॉर द फर्स्ट टाइम दैट ए सैटेलाइट विल हैव दिस हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग कैमरा। इससे होगा क्या कि स्पेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन ये कैमरा कैप्चर करेगा और उस स्पेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन को फिर प्रोसेसिंग करेगा ये डेटा सेंटर इन दिस स्पेस रादर देन सेंडिंग दैट इंफॉर्मेशन बैक टू अर्थ। तो इससे प्रोसेसिंग काफ़ी फास्ट हो जाएगी, डिसीजन मेकिंग काफ़ी फास्ट हो जाएगी, लेटेंसी कम हो जाएगी, क्योंकि वो डेटा वापस से अर्थ पे भेजना होगा, फिर अर्थ पे प्रोसेसिंग करके वापस से इस सैटेलाइट को हम लोग कमांड दें, वो सब नहीं होगा। स्पेस रिलेटेड डेटा कैप्चर करेगा ये हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग कैमरा और फिर इस डेटा को प्रोसेसिंग किया जाएगा इन दिस डेटा सेंटर इटसेल्फ। दैट इज हाउ लेटेंसी विल बी अवॉइडेड। तो एडवांटेज क्या है? ऑर्बिटल डेटा सेंटर्स के कई सारे एडवांटेज। एक तो एडवांटेज है एनर्जी रिलेटेड।
देखिए, अर्थ के ऊपर जब हम डेटा सेंटर मेंटेन करते हैं तो उसमें बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना होता है। साथ ही साथ ये डेटा सेंटर्स बहुत ज़्यादा गर्म होने लगते हैं, तो इनको ठंडा रखने के लिए फ्रेश वाटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ह्यूज इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज वाटर रिसोर्स रिक्वायरमेंट इज देयर इन ऑर्डर टू मेंटेन एआई डेटा सेंटर्स ऑन अर्थ। जब हम स्पेस के अंदर इस तरह के ऑर्बिटल डेटा सेंटर्स लॉन्च करेंगे, जैसे पाथफाइंडर को हम लॉन्च कर रहे हैं, तो इससे क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, क्योंकि सोलर एनर्जी अबंडेंस में अवेलेबल रहता है। साथ ही साथ उनको ठंडा रखने के लिए फ्रेश वाटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि स्पेस वैसे ही ठंडा है। तो these kind of data orbital satellites can radiate their heat in order to remain cool. तो ये जो दो रिसोर्स रिक्वायरमेंट होते हैं अर्थ के ऊपर डेटा सेंटर मेंटेन करने की, ह्यूज इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर रिसोर्स, इनकी जरूरत कम पड़ेगी। प्लस जैसा कि मैंने आपको कहा, फास्टर डेटा प्रोसेसिंग। सैटेलाइट जो हैं वो खूब सारा इंफॉर्मेशन स्पेस रिलेटेड कैप्चर करेंगे। अब उस डेटा का प्रोसेसिंग भी स्पेस में ही हो जाएगा। सो इट विल रिड्यूस ट्रांसमिशन बॉटलनेक, मतलब वापस से इंफॉर्मेशन को अर्थ पे भेजिए, ट्रांसमिट कीजिए, फिर अर्थ से दोबारा कमांड इस सैटेलाइट पे ट्रांसमिट कीजिए, वो सब ट्रांसमिशन रिस्ट्रिक्शंस खत्म हो जाएंगे। तो पूरा एनालिसिस जो है स्पीड अप हो जाएगा। इससे क्या है कि हमें डायरेक्टली क्लाइमेट के बारे में और अलग अलग सोलर सिस्टम्स के बारे में इंफॉर्मेशन बेहतर तरीके से मिलेंगे। बट चैलेंजेस भी हैं ऑर्बिटल डेटा सेंटर्स के, इतना आसान नहीं है हीट मैनेजमेंट। जैसा कि मैंने आपको कहा कि स्पेस ठंडा रहता है, तो इस कारण से इन ऑर्बिटल डेटा सेंटर्स को कूल करने में आसानी मिलेगी। बट प्रॉब्लम क्या है कि स्पेस के अंदर हवा तो है नहीं, देयर इज नो एयर। तो इस कारण से कंडक्शन मेथड से हीट या कन्वेक्शन मेथड से हीट लूज करना थोड़ा कठिन होगा ऐसे सैटेलाइट्स के लिए। कंडक्शन या कन्वेक्शन काम करेगा ही नहीं करेगा, नहीं करेगा बेसिकली, क्योंकि उसके लिए उनको कोई ना कोई मीडियम चाहिए हीट लूज करने के लिए। तो अब हीट लूज करने का एक ही तरीका बच जाता है ऐसे सैटेलाइट्स के लिए स्पेस में, सिंस एयर इज नॉट देयर, वो है रेडिएशन। आई होप आपको 3 मेथड्स हीट ट्रांसफर के याद आ रहे होंगे: कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। रेडिएशन को किसी मीडियम की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की मदद से रेडिएशन के थ्रू हीट लूज किया जा सकता है। तो बेसिकली स्पेस ठंडा है, इसलिए ये डेटा ऑर्बिटल सेंटर आराम से अपना हीट लूज कर सकते हैं। लेकिन दो मेथड्स, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन, विल नॉट वर्क विथ एयर बिकॉज देयर इज नो एयर। सो ओनली वे टू लूज हीट इज रेडिएशन। और फिर रेडिएशन मेथड के थ्रू हीट लूज करने के लिए इस तरीके का डेटा ऑर्बिटल सेंटर पे हमें स्पेशल थर्मल सिस्टम्स लगा करके भेजने होंगे। साथ ही साथ रेडिएशन, जो स्ट्रॉन्ग रेडिएशन सन से आएंगे, उनसे बचाना होगा इन डेटा ऑर्बिटल सेंटर को। इनके अंदर कंप्यूटर चिप्स एंड मेमोरी कार्ड्स लगे रहते हैं, दे कैन बी डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग कॉस्मिक रेडिएशंस। पावर स्टोरेज इज ऑल्सो ए प्रॉब्लम। ठीक है, इन डेटा ऑर्बिटल सेंटर के पास सनलाइट अवेलेबल रहेगा फॉर एनर्जी रिक्वायरमेंट, लेकिन सनलाइट हर वक्त तो अवेलेबल रहता नहीं है। ये रात भी होगी, स्पेस के अंदर भी ये मान लीजिए रात नहीं होगी, लेकिन सोलर इक्लिप्स तो हो ही सकता है। मतलब सन और इनके बीच में अर्थ तो आ ही सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में एनर्जी सप्लाई कट डाउन हो जाएगी, और इस कारण से ऐसे सिचुएशन से डील करने के लिए इनके ऊपर पावर स्टोरेज सिस्टम भी लगाना होगा। टाइम टू टाइम इनका मेंटेनेंस भी करना होगा स्पेस के अंदर, दैट इज ऑल्सो अ डिफिकल्ट थिंग। तो कुछ चैलेंजेस भी हैं विद रिस्पेक्ट टू ऑर्बिटल डेटा सेंटर, इट इज नॉट सो इजी। बट भारत के अंदर ऑर्बिटल डेटा सेंटर, पहला ऑर्बिटल डेटा सेंटर प्लान किया जा रहा है विथ नेम पाथफाइंडर बिटवीन 2 स्टार्टअप्स ऑफ इंडिया, पिक्सेल एंड सर्वम एआई। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रिंस प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ऐसा सवाल आपसे पूछा जा सकता है मेंस में: ऑर्बिटल डेटा सेंटर सैटेलाइट्स रिप्रेजेंट नेक्स्ट फ्रंटियर इन द कन्वर्जेंस ऑफ एआई एंड स्पेस टेक्नोलॉजी। तो एआई और स्पेस टेक्नोलॉजी का एक कन्वर्जेंस है। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियाज पाथफाइंडर मिशन इन दिस कॉन्टेक्स्ट, एग्जामिन द चैलेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू दिस। तो आपको बेसिकली जो हमने डिस्कस किया वो बता देना है, क्या है पाथफाइंडर मिशन, क्या होते हैं ऑर्बिटल डेटा सेंटर, फायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, वो सब आपको बता देना है। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट एक्सपोर्ट ऑफ बक्सा हनी अंडर ओडीओपी। तो इस पर्सपेक्टिव से ध्यान रखिए। देखिए, ओडीओपी इनिशिएटिव पहले समझ लीजिए। ओडीओपी stands for one district one product. It is an initiative of government of India with the aim कि हर डिस्ट्रिक्ट से किसी एक लोकल प्रोडक्ट को पॉपुलराइज किया जाए। इससे क्या है कि वो प्रोडक्ट वहाँ का जब पॉपुलर होगा
तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, इससे उस प्रोडक्ट के अराउंड उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बूस्ट मिलेगा, एक्सपोर्ट भी होगा भारत से अलग अलग देशों में। तो इस मकसद से गाइडेड होकर के भारत सरकार ने लॉन्च किया ओडीओपी कि हर डिस्ट्रिक्ट का कम से कम एक प्रोडक्ट को पॉपुलराइज किया जाए जो वहां के लोकल इकोसिस्टम के कारण उसका फीचर थोड़ा अलग होता है, बेहतर होता है। तो असम के अंदर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सबका अपना अपना ओडीओपी प्रोडक्ट है। बजाली का राइस, बक्सा का हनी, बॉरपेटा का मेटल प्रोडक्ट्स। कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में आप देखेंगे जैसे गोलाघाट में 2 ओडीओपी है, क्योंकि गोलाघाट के 2 अलग अलग रीजन से 2 अलग अलग इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स निकल करके आते हैं। एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी 2 अलग अलग रीजन से 2 अलग अलग प्रोडक्ट्स पॉपुलर हो सकते हैं। तो किसी किसी डिस्ट्रिक्ट में 2 ओडीओपी हैं, जैसे नगांव में पर्ल है एंड साथ ही साथ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं। अब बक्सा का ओडीओपी है हनी, और हनी को रिसेंटली एक्सपोर्ट किया गया है टू यूएस, फैसिलिटेटेड बाय एपेडा। तो फर्स्ट, this is the news that first ever export consignment of ODOP honey from Buxa has been done to US. This export has been facilitated by APEDA. तो वैसे तो आपसे प्रोविंस में किसी भी डिस्ट्रिक्ट का ओडीओपी पूछा जा सकता है कि बताइए तिनसुकिया का ओडीओपी है क्या, लेकिन चूंकि बक्सा का ओडीओपी रिसेंटली न्यूज में आया है, हनी को एक्सपोर्ट किया गया यूएस में, इसलिए इसको याद रखना ज्यादा जरूरी है। इस टॉपिक के बेसिस पे प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से रिलेटेड जो प्रश्न था, द पोस्ट ऑफ सीडीएस वाज क्रिएटेड on the recommendation of Kargil Review Committee. Absolutely correct. The CDS act as permanent chairman of Chief of Staff Committee. This is also correct. CDS exercises direct operational command over the 3 armed forces. This is wrong. ऐसा नहीं है. And CDS functions as the principal military advisor to the defense minister. This is also correct. TARA, Tactical Advanced Range Augmentation, is a glide kit attached to the conventional bomb to convert it into long range precision guided standoff weapon. That is correct. It relies on NAVIC operation. This is also NAVIC navigation. That is also correct. V-shaped and K-shaped. V-shaped is characterized by sharp economic decline followed by rapid recovery. ये तो एकदम सही है. K-shape, all sector of economy recover at the same pace. ये गलत हो गया ना, अलग अलग सेक्टर अलग अलग पेस से रिकवर करते हैं, उसको कहा जाता है K-shape. EGR, electronic gold receipts are paper certificates issued by Reserve Bank of India and are not backed by physical gold. This is wrong. They are backed by physical gold, and vault managers under EGR are regulated by SEBI, not by RBI. So both statements are wrong. The Eyring Memorial Wildlife Sanctuary is in Arunachal Pradesh. That's all from our side for today. Thanks for watching.